को हमने पढ़ा है उनमें ये नहीं है। अब एनीवे, हम तुमसे और तुम्हारे गणित ज्ञान से प्रभावित हुए हैं। शुक्रिया सर। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर, बोर्डिंग हाउस, स्वामी पिल्लई स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, मद्रास। पर मद्रास में क्यों? कुंभकोणम में मेरे लिए शांति नहीं है सर। यहां कम से कम मैं अपना गणित का काम शांतिपूर्वक कर सकता हूं। हाँ, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सर, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया जाए, जिससे मैं निश्चिंत होकर अपना समय गणित में लगा सकूं। मेरा मतलब है सर, जीविका कमाने का कोई प्रबंध अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई काम मिल जाए? जी सर। ताकि तुम अपने गणित का स्वप्न पूरा कर सको। हाँ। इससे अधिक और कुछ नहीं। जी बिल्कुल सर। बस सर, इसी आशा से मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मेरे लिए गणित से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। देखो रामानुजन, मुझे खेद है, फिलहाल मैं तुम्हें कोई नौकरी या काम नहीं दे सकता। क्या? तुम्हारी गणितीय प्रतिभा यहां इस छोटी सी जगह में बर्बाद हो जाएगी। पर सर, अब कम से कम तब तक जब तक तुम्हें नियमित पक्की नौकरी नहीं मिल जाती, तुम्हारे गुजारे का प्रबंध कर दिया जाएगा। वापस घर चले जाओ और अपना काम करो। तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर दिया जाएगा। क्या? सर, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आप वाकई उदार और दयालु हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, बहुत बहुत कोई बात नहीं। इसके बाद रामानुजन को प्रतिमाह 25 रुपए का मनी ऑर्डर आने लगा। इस आर्थिक सहायता से 1911 का वर्ष उनके लिए सुखद और आशापूर्ण रहा। इसी वर्ष जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका प्रथम शोध लेख प्रकाशित हुआ। शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, जिस काम से उनको पहचान मिली। अगले साल यानी 1912 के प्रारंभ में उन्हें मद्रास के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में पहली नौकरी मिली। 20 रुपए प्रतिमाह वेतन की ये अस्थायी नौकरी कुछ ही सप्ताह तक रही। इस रोजगार के अंत में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चीफ अकाउंटेंट के दफ्तर में क्लर्क के पद के लिए अर्जी दी। कौन? आता हूं। अरे श्रीनिवास, तुम? हाँ भाई, मैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने दिनों के बाद मिलके। मुझे भी। क्या बात है भाई, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सुयश के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा। और यही सब सुनकर तुम्हारे दर्शनों को आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो। क्या कहा? हाँ। मैं और प्रतिभा? मजाक उड़ाने के लिए क्या मैं ही रहा हूं? जरा मेरी कोहनी को देखो। क्या हुआ? देखो, इससे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं कैसी प्रतिभा हूं। ओह, ये क्या? ये इतनी रूखी और मैली क्यों है? मुझे प्रतिभावान बनाते बनाते ये काली और कड़ी पड़ गई है। मैं अपना गणित स्लेट पर करता हूं। ये देखो स्लेट। हाँ? और ये रहा खड़िया। इसे पोंछने के लिए कपड़ा उठाने में देर लगती है, इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार कोहनी से रगड़ना पड़ता है। लेकिन तुम गणित स्लेट पर क्यों करते हो? कागज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कागज? हाँ? जिसके खाने के लाले पड़े हो, वो कागज के लिए पैसे कहां से लाएगा? मुझे महीने में 4 रीम कागज चाहिए। तो तुम खाने के लिए क्या करते हो? मतलब तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है?
क्या कहीं काम वाम करते हो? बताता हूँ। मुझे नेल्लोर के कलेक्टर दीवान बहादुर रामचंद्र राव हर महीने कुछ भेजते रहते हैं। अरे तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? है क्यों नहीं, मैं दूसरों पर कब तक निर्भर रह सकता हूं? अरे श्रीनिवास, अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है। इसी वजह से मैंने पिछले महीने उनका मनी ऑर्डर भी लौटा दिया है। रामानुजन, ये तो बहुत नासमझी का काम किया तुमने। हा? अब तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है श्रीनिवास, मुझे मद्रास पोर्ट के वित्त विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई है। अच्छा? हाँ, इस महीने की 9 तारीख को मुझे नौकरी पर जाना है। ये बता, वेतन कितना मिलेगा? वेतन 25 रुपए प्रति माह। शुरुआत तो बुरी नहीं है। 25 रुपए प्रति माह 25 वर्ष के जवान के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। रामानुजन अपने एक साथी रामास्वामी अय्यर की मदद से जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में अपने 2 लेख प्रकाशित करने में सफल रहे। उनका छात्रवृत्ति का आवेदन मद्रास विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने अनुमोदन के लिए लाया गया। It has to be deliberated. Threadbare, that's right. Yes. It's an extraordinary situation altogether. Yeah. उपस्थित महोदय, इस मामले में परिस्थिति कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण है। इसलिए विश्वविद्यालय को भी इस संबंध में कुछ असाधारण कदम उठाना चाहिए। ये असाधारण परिस्थिति किस प्रकार की है? मैं बताता हूं आपको। ये असाधारण इस मामले में है कि उम्मीदवार की शिक्षा अप्रत्याशित है। वो साधारण उम्मीदवार नहीं है, एस रामानुजन है। वो कौन है, इसमें हमें तनिक भी रुचि नहीं है। इन बातों में हमें बिल्कुल अवैयक्तिक रहना चाहिए। बिल्कुल अवैयक्तिक रहना चाहिए। जब हम अवैयक्तिक नहीं रहते तो पक्षपात होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। हाँ। अरे भाई, इस दशा में पक्षपात होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उम्मीदवार की योग्यता पर गणित अध्ययन बोर्ड ने विचार किया है। उसने इसके काम को जांचा है, उसे प्रतिभाशाली पाया है और अनुसंधान छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की है, अप्रूव किया है, रिकमेंड किया है। देखिए, गणित अनुसंधान बोर्ड ये कर सकता है, पर हमें देखना ये है कि जो कुछ भी किया जाए वो नियमों के अनुसार हो। किसी के लिए भी नियमों का उल्लंघन करना अनुचित होगा। ऐसा करने से बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। पर महाशय, रामानुजन की गणितीय योग्यता में संदेह नहीं किया जा सकता है। प्रश्न किसी व्यक्ति की गणितीय योग्यता जांचने का नहीं है। प्रार्थी के कागज हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि उसने केवल हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, जबकि इस छात्रवृत्ति के लिए उसे एमए होना चाहिए। सही कहा। मैं आपसे सहमत हूं। नियम यही कहता है। अब एक्सक्यूज मी सर, यस, मैं सिंडिकेट के विद्वान सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रार्थी की सिफारिश प्रोफेसर गिलबर्ट वॉकर ने की है। आप लोग डॉक्टर वॉकर से परिचित हैं। वो भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वो एफआरएस यानी रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो हैं। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के अनुसंधानों को रोचक पाया है और उनकी प्रशंसा की है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणित जगत में प्रोफेसर हार्डी का क्या स्थान है। माननीय सदस्य ने हमारी बात को गलत समझा है। उम्मीदवार की योग्यता में हमें संदेह नहीं है। उसकी प्रतिभा का हम आदर करते हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ कायदे कानूनों से बंधे हैं। जी हाँ।
तो आपके विचार से उसका एमए पास होना उसकी प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं तो नियमों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियम यही कहते हैं। प्रतिभा के बारे में नियम बिल्कुल मौन हैं। तो फिर क्या होगा? What will follow next? हमें खेद है कि हम उपकुलपति महोदय की सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। नियम उसकी आज्ञा नहीं देते। देखिए, ऐसी प्रतिभाएं विरली होती हैं जो नित्य नहीं उभरती। मैं समझता हूं कि हम कानून की संस्था नहीं हैं, शिक्षा की संस्था है, ज्ञान की संस्था है, और हमारा यह निर्णय। हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अनुसंधान छात्रवृत्ति देने के मार्ग में जो कानूनी कठिनाई है उसकी ओर सिर्फ संकेत किया है। मुझे लगता है कि कानून अपनी बलि लिए बिना नहीं मानेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, Yes. क्या मैं 2 शब्द कह सकता हूं? हाँ, जस्टिस सुंदरम, कहिए कहिए। थैंक यू। देखिए, मैं सिंडिकेट का ध्यान विश्वविद्यालय एक्ट की भूमिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। हमारे सामने जिस प्रार्थी का आवेदन है उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें गणित में अनुसंधान करने की अद्भुत योग्यता है। Exactly. यदि विश्वविद्यालय उसकी इस योग्यता का लाभ नहीं उठाएगा और अनुसंधान को प्रोत्साहन नहीं देगा तो वो अपने कर्तव्य से विमुख होगा। Right. ये नियम स्वयं विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं। Yes. जो नियम विश्वविद्यालय एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं उनको अनधिकृत और अनुचित समझा जाना चाहिए। Exactly. तो आप सब सहमत हैं इस बात से? अब जस्टिस Thank सुंदरम you. कहते हैं तो ठीक है, अनुमोदन कर दीजिए आप। जी कर Oh, दीजिए, very कर good. दीजिए। तो फिर हम सब अनुमोदन कर सकते हैं कि रामानुजन को 75 रुपीज 75 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकृत माना जाता है। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारी कहानी का अंत यही नहीं होता। अगले भाग में हम आपको 2 विमुख प्रतिभाओं की जुगलबंदी की दास्तान सुनाएंगे। एक था रामानुजन, जो धर्मपरायण, रूढ़िवादी, दक्षिण भारत का गरीब ब्राह्मण था। स्व अध्ययन से बना गणितज्ञ और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में मामूली क्लर्क था। जबकि दूसरी तरफ गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी, एक अमीर ब्रिटिश कुलीन सामंती तबीयत का मालिक, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित विभाग का मुखिया था। हार्डी गणित में प्रमाण के कायल थे, तो रामानुजन के लिए प्रमाण की कोई अहमियत नहीं थी। रामानुजन के लिए एक प्रमेय में तब तक कोई अर्थ नहीं था जब तक कि उसमें ईश्वरीय विचार न झलकता हो। गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख एवं विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कलाकार बाबला कोचर, मंजू मैनी, सुनील लोहिया, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर तथा रजत सेन गुप्ता। बाल कलाकार अरूप, यश चोपड़ा और विनायक। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहायक विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।